हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाली एक्शन में सेल होती क्या है, सब कुछ पूरा डिटेल में। तो देखो, सेल क्या होती है एक्चुअल में, मैं एक फील देने वाली हूँ कि सेल होती क्या है। पहले तो आपको फील पता होना चाहिए कि सेल क्या है एक्चुअल में। तो देखो, सेल आपने इंग्लिश वर्ड सुना होगा कि सेल को हम बोलते हैं कोशिका, लेकिन सेल का एक्चुअल में साइंटिफिक जो नेम होता है ना, वो होता है साइटो। ठीक है, अब साइटो जैसे देखो लाइक ऐसा होता है कि यार देखो, हम जैसे ह्यूमन है तो हम इंग्लिश में ह्यूमन बोल देते हैं, लेकिन साइंटिफिक अगर नेम देखा जाए तो ह्यूमन का होमोसेपियन साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो सेल का साइंटिफिक नेम होता है वो साइटो हो जाता है, और इसी चीज के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कह देते हैं। राइट, साइटोलॉजी कह देते हैं। अब होता क्या है कि देखो, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये वाले पार्ट्स में नहीं आला भी मैं कवर करूंगी। ठीक है, सेल साइटोलॉजी। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, एक चीज और होती है यहाँ पर। क्या होता है कि जैसे कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका, ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी सेल का एक्चुअल में फील देने वाली कि एक्चुअल में सेल क्या होती है। अब सेल होती है जैसे कि हमारा हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन होता है, सबसे लंबी जो कोशिका होती है ना, वो यहीं पर होती है, न्यूरॉन। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, मैंने बता दी, जो कि ये आप सबको पता होता है, लेकिन मैं फील क्या देने वाली हूँ। देखो, जैसे कि आपका घर है, मकान, मकान आपका जो है वो ईंटों से मिलकर बना होगा। ईंट को अगर आप तोड़ोगे, कुचलोगे उसको, तो क्या होगा, उसके बारीक बारीक कण निकलेंगे। अब वो जो कण है, देखो अब सपोज करो थोड़ा, मतलब यार मैं सोचू, मैं फील करो कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ईंट के, तो वो सारे क्या होंगे, मिले होंगे, तो फिर ईंट बनी होगी, फिर ईंट से पूरा आपको धीरे धीरे करके पूरा मकान बना होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी होगा। हमारे साथ क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी, हमारे यानी कि शरीर है। ठीक है, अब हमारा जो शरीर है ना, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना रहता है। क्या है, अंग से मिलकर बना रहता है। अभी अंग क्या होते हैं भाई, अंग का मतलब होता है जैसे किडनी हो गई, लीवर, किडनी हो गया, लीवर हो गया हमारे पास, हार्ट हो गया हमारे पास, ब्रेन हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया अंग हो गया। अब ये जो अंग है, ये भी किसी चीज़ से मिलकर बने होंगे, ऐसे थोड़ी ना बन गए होंगे। तो अब ये जो अंग है, ये बहुत सारे उत्तकों से मिलकर बने होंगे। अब ये जो उत्तक है, ये भी किसी चीज़ से मिलकर बने होंगे। तो ये कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। क्या है, ये कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। क्या हुआ, आप ये हो मान लो, ठीक है, और आपका अंग यानी कि ये हो गया, लीवर हो गया मान लो। अब ये जो लीवर है, लीवर भी ऐसे भी बहुत सारी कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। अब इन कोशिकाओं से एक टुकड़ा लेकर मैंने ये देख लिया माइक्रोस्कोप में जाके, तो इसे हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है, आई बात सामने। कोशिका क्या होती है, कोशिका का मतलब क्या होता है, कोशिका मतलब एक संरचनात्मक, देखो बुक की लैंग्वेज में होता है कि एक्चुअल में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है सेल, जिसे हम कहते हैं। राइट, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। सेल का मतलब ये होता है कि वो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सके। मतलब सेल के अंदर इतनी सारी चीजें होती है, जैसे हो गया हमारे पास कोशिका वृत्तीय हो, चाहे कोशिका झिल्ली हो, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, राजधानी, राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम, ये सारी जब चीजें होती है ना, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी जब होता है और ये सब रहता है, तब जाके उसको हम सेल बोलते हैं। कोशिका का मतलब होता है कि देखो, वो बोलते नहीं जल ही जीवन है, तो कोशिकाओं के अंदर क्या रहता है, जब ये सारी चीजें रहती है ना, तो उसके अंदर जल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर जल होगा तभी तो जीवन होगा, जल ही जीवन है, क्योंकि जब जल ही जीवन है, जब कोशिका के अंदर जल होगा, अगर मैं कोई कोशिका के अंदर से जल को निकाल दूंगी ना, तो जीवन मर जाएगा। जिस तरीके से हम पानी के बिना नहीं जी सकते, उसी प्रकार से एक कोशिका भी अपने अंगों के साथ रह सकती है, लेकिन बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, वो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सके। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। अब देखो, कुछ होते हैं बहुकोशिकीय, लेकिन कुछ बैक्टीरिया तो है छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अब एक कोशिका हो गया, जैसे कि माइकोप्लाज्म एक कोशिकीय होता है, छोटा वाला होता है, सबसे दुनिया का सबसे छोटा, सबसे छोटी कोशिका में बात कर रही हूँ मैं। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है ना, वो हमारे पास माइकोप्लाज्म में होती है। ये होती है हमारे पास माइकोप्लाज्म। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि पता ही है। ठीक है, तो ये सेल का एक्चुअल में फील है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फील एक तरीके से। ठीक है, तो अब मैं ये बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या है भाई। ठीक है, अंतर तो नहीं, मतलब पूरा मैं उसका बताऊंगी क्या है, क्या ये नीचे वाली हमारे पास प्लांट सेल मैंने बोल दिया इसको, और इस चीज को मैं एनिमल सेल बोल रही। ठीक है, ठीक है,
प्लांट सेल हो गई और एक हो गई एनिमल सेल। अब होता क्या है कि देखो ये जो है, जैसे कि आपके पास एक बैग है, मान लो एक थैला है। अब इस थैले के अंदर ना 2 सामान रखे हुए हैं, तो ये 2 सामान ना खलल करेंगे। मतलब होता है ना कि 2 बर्तन जब होते हैं ना आपस में आवाज़ होनी ज़रूरी रहती, तो ये एक दूसरे से आवाज़ करेंगे क्योंकि लड़ेंगे भिड़ेंगे। अगर मैं इसको अलग से थैले में पैक कर दूँ, इसको अलग से थैले में पैक कर दूँ, तब तो ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना। ठीक उसी प्रकार से हमारी कोशिकाओं के साथ भी होता है। हमारी कोशिकाओं के साथ क्या होता है, बहुत सारे जब अंगक रहते हैं ना, तो उनकी सुरक्षा के लिए ना ज़रूरी हो जाती है हमारे पास क्या, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब हमारे जो पादप होते हैं वो तो गतिमान है नहीं, हम तो गति करते हैं, हम अपने काम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके कर सकते हैं, लेकिन पादप तो ऐसा नहीं है, गतिमान मूवमेंट और उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इनके पास सुरक्षा कवच एक रहती है, कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति रहती है, पादपों की बात करें, पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति रहती है वो रहती है सेल्यूलोज की बनी हुई। और हमारी रही बात, तो हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं रहती, एनिमल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं रहती, ये चीज़ याद रखना। कोशिका भित्ति क्या है, नहीं रहती है, ये चीज़ नहीं रहती है, बस इसमें रहेगी। अब देखो कोशिका भित्ति में सिर्फ पादप की बात करें तो पादप में सेल्यूलोज है, लेकिन अलग अलग जीवों में हो गया, कुछ अलग अलग जो जीवों जो अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग कोशिका भित्ति हो जाती है। जैसे कि हमारे पास कवक की होती है, काइटिन पॉलीसैकेराइड्स की रहती है, तो ऐसे सभी जीवों की क्या अलग अलग रहती है। किसी की सिलिका की रहती है, किसी में तो कोशिका भित्ति नहीं रहती, जैसे कि माइकोप्लाज्म मैंने बताया था, तो माइकोप्लाज्म के अंदर ना कोशिका भित्ति नहीं रहती है, ठीक है। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब ये तो हो गई कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो कि सुरक्षा का काम करती हैं ये। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में भारत देश में क्या होता है कि भारत की जो बाउंड्री होती है ना, वहाँ पर आर्मी बहुत सारी लगी रहती है, ताकि हम अच्छे तरीके से सुरक्षित रह सके, इसीलिए तो रहती है, ताकि हम सुरक्षित रह सके, अच्छे तरीके से खान पीना कर सके, सब कुछ मतलब अच्छे से हो सके, है ना, हमें तकलीफ ना हो, इसलिए इंडियन आर्मी वहाँ बॉर्डर पे खड़ी है ना, जो कि फर्स्ट हीरो है हमारे लिए। तो उसी प्रकार से कोशिकाएं क्या होती हैं, हमारे लिए हीरो का काम करती है। इन सभी कोशिकांगों के लिए ये हीरो का काम करती हैं कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले ये इफेक्ट होगी, इसके बाद दूसरे कोशिकांग होंगे, उसके पहले तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात, तो माइटोकॉन्ड्रिया की रही बात, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखो जैसे कि जैसे बहुत सारे दौड़ने वाले होते हैं, है ना, जो ज़्यादा दौड़ता है या जो ज़्यादा कसरत करते हैं या जो ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ते हैं, तो उन सब के लिए क्या अलग अलग चीज़ें, जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना कि जो जिस काम में माहिर होता है ना, वो उस काम को उतना बेहतर तरीके से जानता है जितना और कोई नहीं जानता है ना, ऐसा होता है। और देखा भी होगा, जैसे एक दौड़ने वाला है और एक, अगर देखो एक दौड़ने वाला इंसान आ जाए और मैं आ जाऊँ, तो मैं तो नहीं दौड़ पाऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरी मतलब देखो एक तो स्किल भी वैसी नहीं है, ना तो मेरे को इंटरेस्ट है, ना तो मेरे को कुछ है, तो मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगी। लेकिन एक जो रनर है, जो दौड़ सकता है, जो दौड़ता भी है, तो वो दौड़ लेगा। क्यों दौड़ेगा, क्योंकि उसकी हैबिट में है क्या, दौड़ना। मतलब उसके पैरों में ना जो हमारी बॉडी में क्या होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना जिस चीज़ की, वहाँ हमारी बॉडी काम करती है ना। जैसे कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रुपया होता है, तो इंसान उसके पास ज़्यादा भागता है, उसके साथ उसकी मतलब उसके पास ना अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी है, जहाँ ज़्यादा काम है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी काम है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे मेरी जीभ बहुत ज़्यादा चलती, कैंची की तरह बिल्कुल, तो मेरी जीभ में क्या माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब उसी प्रकार से क्या होता है कि जो दौड़ने वाले होते हैं उनके पैरों में माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें दौड़ना रहता है, उन्हें दौड़ना। और एक तो देखो ठीक है ऐसा। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, अब इसका एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए है ना दोहरी कोशिका द्विस्तरीय रहती है। इसकी जो कोशिका बाहर का जो आउटर लेयर है ना, वो द्विस्तरीय रहता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, 38 एटीपी होते हैं, 38 एटीपी के बाद ये ग्लूकोज बनाते हैं। देखो फर्दर जो क्लासेस होती है ना, जो बड़ी क्लासेस होती है, उसमें आप पढ़ते हुए माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की जो संरचना होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है। देखो एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है, ठीक है। तो इनके अंदर की जो संरचना नुकीली दिखती है ना, इन्हें हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। अब 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं, जिससे हमें एक इंस्टेंट एनर्जी आती है। अब देखो होता कैसे, कभी हॉस्पिटल गए हो तो आपके करता डॉक्टर हमेशा बोतल चढ़ा देता है, कुछ भी होता है ना बोतल चढ़ा ही देता है। क्यों कि वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, वो बोलता भी है ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। ऐसा क्यों, ग्लूकोज ही क्यों? ग्लूकोज इसलिए क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये होता है कि जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे दें। अब ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, बिल्कुल एकदम बहुत तेजी की रफ्तार में आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। तो इसलिए हमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब राजधानी की बात करूँ तो राजधानी क्या होती है, पादप और जंतु। ये है ना, पादप और जंतु दोनों में होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने बता दिए, ठीक है। अब ये प्लांट वाली थी ना, तो प्लांट में ना ये बना लो, ये हो गया कोशिका भित्ति। इसकी लास्ट में डायग्राम बता दूंगी कैसे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया। अब राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है, तो राजधानी में क्या होता है, राजधानी जो रहती है ना प्लांट में ज़्यादा रहती है, प्लांट में ज़्यादा बड़ी रहती है। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेप छोड़ देती हूँ।
ये हो गई। प्लांट में सबसे बड़ी राजधानी रहती है, जबकि एनिमल में बहुत छोटी सी राजधानी रहती है, बहुत छोटी सी राजधानी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पादपों को देखो, पानी की जरूरत हमें भी है, पादपों को भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी की जरूरत हमसे भी ज्यादा पादपों को होती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह काम नहीं कर सकते, है ना। तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि उनको है ना एक जगह से कहीं कहीं ऊंचे से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको दूर दराज तक पानी पहुंचाने के लिए। तो वहां पर क्या होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं ना, राजधानी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना, ये पूरी कोशिका का, ये प्लांट की जो पूरी कोशिका है, इसका पूरा 90% पार्ट बनते हैं इसका, ठीक है। केंद्रक। अब मैं राइबोसोम की पहले बात करूंगी। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, है ना, प्रोटीन बनाने का, क्योंकि प्रोटीन निर्माण करते हैं ये 70s और 80s टाइप के होते हैं। अब देखो, अब मैं पूरी राइबोसोम की बात कर रही हूँ। राइबोसोम होते क्या हैं? तो राइबोसोम क्या होते हैं? ये हमारे पास मान लो एक केंद्रक है, कोई सी भी कोशिका को देखो, कोशिका के अंदर कोई भी कोशिका है, उसके अंदर एक केंद्रक रहेगा। देखो, अगर वो डेवलप्ड है तो कोशिका रहे, मतलब केंद्रक रहेगा। अगर वो डेवलप्ड नहीं है कोई सी भी कोशिका, तो उसका जीनोफोर रहेगा, उसका जो जीन होता है, जो उसका डीएनए होता है ना, वो देखो हर जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन सभी के पास अपने पास एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये बिना अपवाद की बातें हैं, ये होती हैं कि एक किसी भी कोशिका में, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसे हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए नहीं होगा तो आरएनए होगा, क्योंकि डीएनए से पहले तो आरएनए आया था, इसलिए, ठीक। तो अब देखो केंद्रक, अब मैं केंद्रक की बात करूँ। देखो अभी जैसे कि केंद्रक है, तो केंद्रक के साइड साइड में क्या होता है कि ये यहाँ इस साइड और इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ पर मैंने थोड़ा खुरदुरा बनाया है, जबकि यहाँ मैंने चिकना बनाया है, ठीक। जहाँ भी खुरदुरा होता है ना, यहाँ पर क्या बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, इसलिए। और यहाँ पर बहुत सारे खुरदुरे राइबोसोम, जबकि ये जो चिकनी है ना, इससे राइबोसोम होती ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये यहाँ पर दो टाइप के हो जाते हैं कि यहाँ पर खुरदुरी यानी कि ER, जैसे हम ER बोल देते हैं, और एक S बोल देते हैं, SER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ लिख दो, रफ। ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अदत्त प्रदत्त जालिका कह देते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कि जहाँ पर रफ का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, मतलब कि राइबोसोम होगा। स्मूथ वाले में कुछ नहीं होगा, मतलब देखो दुनिया की जितनी भी चीजें होती है ना, जो सबसे ज्यादा चिकनी होती है ना, उनमें फैट होता है। तो जो चिकनी वाली है, उसमें अगर राइबोसोम नहीं है ना, मतलब उसमें फैट है। दुनिया की जितनी भी चिकनी चीज, जैसे क्रीम वगैरह आप लोग लोशंस वगैरह लगाते होगे, तो वो चिकना होता है, तो उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मिल्क, आप कभी दूध को ऐसा उबाल के ऐसे देख लेना, कभी भी उसमें हल्का हल्का सा ड्रॉप जैसे दिखेगा, उसमें तेल की बूंदे संरचना दिखेगी, ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, तो वो जो होता है ना, वो फैट होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फैट हैगा, यहाँ पर फैट हैगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वसा की उपस्थिति रहती है, इसलिए यहाँ पर वसा की उपस्थिति के कारण यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर पास वाले में, केंद्र के पास वाले में है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि राइबोसोम यहाँ पर पाए जाएंगे, जबकि यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर सेगमेंटेशन देखो, ये 7 मैंने लिख दिया। राइबोसोम जो रहेंगे वो दो टाइप के होंगे, एक तो 70S रहेगा हमारे पास, और एक 80S रहेगा। एक 80S टाइप का और एक 70S टाइप का रहेगा। अब इन दोनों में अंतर क्या भाई, क्यों? अब ये S का मतलब क्या? S का मतलब होता है सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। सेगमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जिस तरीके से आप किसी भी चीज को तौलते हो ना, जैसे किलोग्राम में होगा, ग्राम में होगा, जैसा भी होगा, आप जिस प्रकार से तौलते हो ना, तो उसी प्रकार से सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। इसमें क्या रहता है, दो लिक्विड लिए जाते हैं। अब उन दोनों लिक्विड में है ना, इन दोनों को डाल दिया जाता है, राइबोसोम वाले के, 70S 80S वाले को। अब देखते क्या है कि जो जितनी ज़्यादा जल्दी डूब जाएगा, मतलब जितनी जल्दी, जैसे कि अरे देखो, ये है एक बीकर, ठीक है, ये एक दूसरा बीकर। अब इसके अंदर मैंने कोई सा एक लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब उस लिक्विड के अंदर एक 70S वाला और एक 80S वाला है, ठीक है। अब जो जितनी जल्दी डूबेगा, मतलब उसका भार ज़्यादा होगा, तो 80S वाले का भार ज़्यादा होता है क्योंकि वो जल्दी डूब जाता है, 70S वाले का भार कम होता है क्योंकि वो देरी से डूबता है, ठीक है। तो ये होता है सेगमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये हो गया 70S और ये हो गया 80S। 70S क्या होता है, अब 70S के दो 70S मैंने प्रो लिख दिया है, जो मैं फर्दर क्लासेस में बताऊंगी आपको। 70S जो कि होता है प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है, और जितने भी यूकैरियोटिक रहते हैं उनमें 80S टाइप का राइबोसोम होता है। अब हमारे अंदर और प्लांट के अंदर दोनों में ही जो राइबोसोम रहेगा ना, वो हमारे पास 80S टाइप का रहेगा। ये प्लांट और दूसरा है एनिमल, दोनों में ही रहेगा,
दोनों है, प्लांट और एनिमल, जितने भी जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, उन सभी में क्या रहेगा, 80 स्टेप का रहेगा, राइबोसोम रहेगा। लेकिन 70 इसका प्रोकैरियोटिक में, जो एक कोशिकीय जीव रहते हैं ना, उनमें 70 का, जैसे माइकोप्लाज्म हो गया है ना, उनके अंदर राइबोसोम रहता है, तो वो भी 70 का हो गया। अब इसकी ना 2 सब यूनिट्स होती हैं, ये इसकी क्या होती है, 2 सब यूनिट्स होती हैं। देखो यहाँ पर लिख देती हूँ, इसकी 2 सब यूनिट क्या होती है, इसकी होती है 30S और एक होती है 50S। तो यहाँ पर मैथ्स वैसे नहीं लगाने लगा कि 30 + 50 इज इक्वल टू में 80 ना, मत लगाना भाई, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब 80S की बात करते हैं। तो 80S रहता है, 60S और एक रहता है 40S। भाई प्लीज़ यहाँ पर भी मैथ्स मत लगा लें कि 100 होता है ना भाई, यहाँ पर अब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 80S ही होता है, ठीक है। ये हो गया सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो कि राइबोसोम के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम क्या होता है कि जैसे कि देखो लाइसोसोम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्यों होता है, अब देखो मैं बताती हूँ। लाइसोसोम दोनों कोशिकाओं में होगा। अब लाइसोसोम क्या काम होगा, आज आत्महत्या का थैला क्यों कहते हैं, इसका रीजन बताती हूँ क्या होता है। इसमें हमें ना आत्महत्या का थैला कहते हैं। ऐसा इसलिए देखो, जैसे कि आपके घर में बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, सब एक दूसरे से देखो, जब कोऑर्डिनेशंस होते हैं ना एक दूसरे से बॉन्ड्स बनाने के, तब जाके घर एक तरीके से अच्छे से चलता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जब ये सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं, ठीक है, हाँ, आप कोई एक बड़ा व्यक्ति, जब अगर आप घर में किसी बड़े की नहीं मानोगे तो क्या होगा, मार पड़ेगी, और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या भी हो सकता है, ठीक है, जो कि अपन खाते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आत्महत्या का जिसे हम थैला बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत सारे ये जो कोशिकांग होते हैं ना, ये इसके अंदर की कोशिका है, तो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक हैं, इसलिए हम इसे कोशिकांग कह देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे अपने अपने काम में बिजी होंगे, लेकिन जब लाइसोसोम की बात नहीं मानी जाएगी तभी फट जाएगी ये थैली। जब लाइसोसोम की यहाँ पर लाइसोसोम की बात नहीं मानी जाएगी तो यहाँ पर क्या होगी, जब ये थैली फट जाएगी। अब ये इसके अंदर ना हाइड्रोलिटिक होते हैं, क्या होता है, हाइड्रोलिटिक। अब लाइसोसोम के अंदर पता है क्या होता है, हाइड्रोलिटिक पाचक एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को जैसे कि पाचन करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिलोप्लास्ट, इन सबका पाचन करते हैं। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो, अब छोड़ो उसको। हाइड्रोलिटिक ना पाचक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज का पाचन करते हैं, जैसे पानी हो गया उसमें हाइड्रोलिटिक पाचन हो गया। तो उसी प्रकार से ये सभी लाइसोसोम क्या, ये आधे काम करते हैं। अब अगर इसकी कोई बात नहीं मानेगा तो ये भड़क जाएगा, अब भड़क जाएगा तो ये फट जाएगा। अब ये हाइड्रोलिटिक ना, इसके अंदर एसिड्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, किसी भी चीज का पाचन करने के लिए इसके अंदर एसिड्स पाए जाते हैं। अब ये भड़क जाएगा तो ये फट जाएगा, अब जब फटक जाएगा, अब एसिड का मतलब जलना, ये समझते हो, तो इसमें भी यही है, जब ये फट जाएगा ना, जब ये थैली फट जाएगी बिल्कुल ही, तब इसमें से कुछ एंजाइम निकलेंगे, एसिड्स निकलेंगे, जो पूरी कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। तो इसीलिए ना बेटा लाइसोसोम से थोड़ा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि वो तहस नहस सब कुछ कर देता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गए अपने अपने कामों में बिजी, ये तो हो गए अपने अपने कामों में बिजी, लेकिन यहाँ पर मेन जो मैंने जगह छोड़ी है ना, वो केंद्रक के लिए मैंने छोड़ी थी जगह। मेन तो यही है बेटा। अब देखो होता क्या है, जैसे कि हम बाइक है, स्कूटी है, चलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पुलिस क्या सावधानियां रखने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम हेलमेट पहनो। भले कुछ हो या ना हो, हमारे पास हेलमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों हेलमेट इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का, ब्रेन का, पूरी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट होता है ना, पूरा वो यहाँ होता है, पूरा सिस्टम। हमारे पूरी बॉडी का सीपीयू, जैसे कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट है सीपीयू, उसी तरीके से हमारी बॉडी जो होती है ना, वो बिल्कुल जैसे कि हमारे घर में पूरी लाइट्स लगी रहती हैं। अब कभी कभी झटके से लाइट आ जाती है तो क्या होता है, हमारा एमसीबी गिर जाता है। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो एमसीबी का काम करता है। अगर इसको कुछ भी होगा, थोड़ी सी भी चोट लग गई ना, क्योंकि यहाँ पर ना 3 परतों से हमारा ब्रेन ना बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी इसको लग गया ना तो बस गए काम। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं वो बार बार ना उनके अंदर ना सेंट्रोसोम जो तारकाय केंद्र होते हैं ना, वो होते ही नहीं है, इसके कारण वो डिवाइड नहीं करती। अब जब ये डिवाइड ही नहीं करेंगी तो भाई यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगी तो मतलब क्या है भाई, एक बार जब कोई चीज़ खराब हुई ना तो खराब ही हो गई, दोबारा वो सुधरेगी नहीं, ठीक है। तो केंद्रक का काम मेनली ये रहता है। देखो केंद्रक के अंदर यूं तो वैसे जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक के अंदर, एक मिनट मैं इसको रफ कर देती हूँ पहले। देखो जो हमारे पास जो केंद्रक रहता है ना,
केंद्र की जो खोज करी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन याद कैसे करना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही करी थी? कैसे? तो देखो, रॉबर्ट तो यार देखो पता ही होगा तुम्हें, कोशिका की जो खोज करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। और लिविंग कोशिका, जो जीवित कोशिका, उसकी खोज ना लीवन हॉक ने करी थी। ये राइट। तो रॉबर्ट ब्राउन को याद करने का तरीका क्या है? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। जैसे कोई भी आप बीज खाते हो तो ज़्यादातर जितने भी बीज होते हैं, फलों के जो बीज होते हैं ज़्यादातर ब्राउन कलर के होते हैं अंदर वाले। तो मेन वाला यही है कि ये जो केंद्र रहेगा ये भी रॉबर्ट ब्राउन से। ब्राउन सोच, बीज के अंदर का बीज है, बीज के अंदर का जो उसका जो बीज वाला जो पार्ट है वो कैसा होगा? ब्राउन कलर का होगा। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। तो ये ब्राउन से याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन है केंद्रक, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताना भूल गई थी और क्या, ठीक है। और यहाँ पर हमने आरएनए, ये आरएनए हमारे पास, ठीक है। अब ये जो आरएनए होता है ये इसने पैलेट ने खोज करी थी। इसकी खोज जो है वो पैलेट ने करी थी, आरएनए की खोज, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने करी थी। और क्या रहेगा? और एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब चलो मैं केंद्रक की बात बताती हूँ, ठीक है। केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी। इसके अंदर का जो उसका बीच का जो पार्ट होता है वो केंद्रक याद रखना, ठीक है। केंद्रक का काम होता है, केंद्रक के अंदर चीजें क्या होती है? केंद्रक के अंदर 2 से 3 टाइप की चीजें क्या होंगी? एक तो आपके पास डीएनए होगा। क्या होगा आपके पास? एक तो डीएनए होगा, एक तो डीएनए होगा, दूसरा आरएनए होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब ये जो हमारे पास जो केंद्रक होता है ना, इसके बीच वाले पार्ट से थोड़े खाली खाली रहते हैं, मतलब कि इनके बीच वाले पार्ट जो रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं, ताकि आरएनए, जैसे अगर डीएनए से अगर आरएनए आपका बनता है तो ये इजीली यहाँ से क्या निकल सके, इसीलिए ये पार्ट थोड़े थोड़े क्या खाली खाली रहते हैं, यहाँ से ये निकल सके, ठीक है। केंद्रक का काम होता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करे। आपकी ये पूरी सेल की बात कर रही हूँ, पूरी ऐसा नहीं समझना कि ये पूरी केंद्रक जो है माता एक ही केंद्र पूरे आपके शरीर को कंट्रोल करे, ना भाई ना। ये जो केंद्रक है ये केवल और केवल आपकी पूरी इस कोशिकाओं की जिम्मेदारी लेता है और किसी कोशिकाओं की जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है। अब इसी के साइड में मैंने बताया यहाँ पर ना गोल्जी उपकरण होते हैं। अब ये गोल्जी क्या होते हैं? गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है? इसे ना कैमिलो गोल्जी ने इसी की खोज करी थी। इसी की खोज ना कैमिलो गोल्जी ने करी थी। इसकी खोज ना कैमिलो गोल्जी ने करी थी। इसका नाम गोल्जी उपकरण था। अब इस गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है? देखो, गोल्जी उपकरण का काम होता है कि केंद्रक से जो भी चीजें हैं सब कुछ को, इंफॉर्मेशंस को, या तो फिर इंफॉर्मेशंस को तो ले जाने का ऐसा कुछ काम नहीं करता, बट हाँ गोल्जी उपकरण का काम होता है कि वो एक जगह से दूसरे कोशिकाओं तक लेकर जाए। क्या लेकर जाए? कैमिलो गोल्जी का काम होता है, जैसे कि इसके पास होते हैं ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, गोल्जी उपकरण का काम देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तक। बट हाँ, नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसके आगे का मैं बताऊंगी आपको कि क्या है और भी इसके आगे का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।